नमस्कार। न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज की बात करें तो दुनिया भर में वेनेजुएला का अर्थक्वेक छाया हुआ है। भूकंप के वजह से जबरदस्त तबाही हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरी हैं और हजारों लोग हताहत हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत में भी एक बड़ा डर बैठता चला जा रहा है, क्योंकि भूकंप के लिहाज से देखें तो हिमालय की वजह से पूरे के पूरे इलाके में बड़े भूकंप का खतरा बरकरार है। यानी भारत के ऊपर एक जबरदस्त भूकंप का खतरा बरकरार है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिरकार हमारी तैयारियां कैसी हैं। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर अशोक कुमार जी, जो कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, जब अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर वेनेजुएला का जो हमारा जो सामने तस्वीरें आ रही तबाही की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो वेनेजुएला में भूकंप का जो एपिसेंटर था वो वेनेजुएला की कैपिटल के राजधानी के बहुत पास था और अर्थक्वेक का साइज़ बहुत बड़ा था। मुझे मालूम नहीं है कि वेनेजुएला में कोडल प्रैक्टिस कितनी फॉलो की गई। ऐसा लगता है कि शायद पूरी तरह कोडल प्रैक्टिस फॉलो नहीं की गई जिस तरह से कोलैप्स हुआ है। तो कोडल प्रैक्टिस, अगर ढंग की कोडल प्रैक्टिस होती तो डैमेज तो बिल्डिंग में ज़रूर होता, इतने बड़ी शेकिंग में काफ़ी डैमेज होता, लेकिन टोटल कोलैप्स अगर प्रॉपर इंजीनियरिंग की जाए तो टोटल कोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो ये पता लगाने की ज़रूरत है कि कितना कोडल प्रोविजंस डिज़ाइन जो बनाए गए हैं बिल्डिंग्स, वेनेजुएला में बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, उनका किस तरह का क्या स्टेटस था एज़ फार एज फॉलोइंग ऑफ द कोड ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि दुनिया भर में हर देश में अपने अपने कोड ऑफ प्रैक्टिस होते हैं बिल्डिंग बनाने के, और अर्थक्वेक्स हमेशा ही उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये मैं कह नहीं सकता कि वेनेजुएला में कितना कोड प्रैक्टिस फॉलो की गई। तो सर, ये तो बात वेनेजुएला की हो गई, लेकिन भारत की बात करें तो हमारी तैयारियां कैसी हैं? बिल्डिंग कोड जो हम लोगों के हैं वो कैसे हैं? मैं फिर वही कहूँगा कि जो स्ट्रक्चर्स कोडल प्रैक्टिस से बनाए जाएं, इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा IS 1893 है और जो उसके बाद के हैं, उसके संग संग जो कोड्स हैं अर्थक्वेक के, अगर कोडल प्रोविजंस से बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो कोलैप्स होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो डैमेज तो हो सकता है लेकिन कोलैप्स बिल्डिंग नहीं होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बिल्डिंग कोडल प्रोविजन से बनाई गई है तो उनका बचने के उम्मीद बहुत होती है। अनफॉर्चुनेटली जो विलेजेस में, देश के गांवों में बिल्डिंग्स बन रही हैं, ख़ास तौर पे मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूंगा, वहाँ पे कोडल प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ 4 दीवार के ऊपर स्लैब रख दिया जाता है और ऐसे में अगर कोई भी बड़ा भूकंप आता है तो उन बिल्डिंग्स का गिरना लाजमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शायद भुज अर्थक्वेक के बाद जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनी हैं, चाहे वो दिल्ली में बनी हुई हैं और देशों में बनी हुई हैं, उसमें एक जागरूकता आई है भुज अर्थक्वेक के बाद, और उसमें कोडल प्रोविजंस कम से कम कागज़ में तो फॉलो किए जा रहे हैं। तो कोई भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनती है तो उसमें कोडल प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर बड़ा भूकंप भी आता है तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के कोलैप्स के चांसेस कम हैं। लेकिन जो और बिल्डिंग्स हैं जो कि नॉर्मल ड्वेलिंग्स होती हैं लोग बागों की, 1 स्टोरी 2 स्टोरी, उनमें कोड का फॉलोइंग बहुत कम है। उसमें जनरली लोग बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं विदाउट फॉलोइंग द कोडल प्रैक्टिस। तो वहाँ पर रिस्क ऑफ कोलैप्स इज मच हायर देन इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। सर, जैसे आप कह रहे हैं कोडल प्रैक्टिस की जब बात कर रहे हैं, तो जिस कोड की बात कर रहे हैं, एक तो वो बताइए कैसे उसको बनाया जाता है। दूसरा ये जानना चाह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो एक नया कोड लाया गया था, तो उसको फिर वापस ले लिया गया, तो ये सारा का सारा मामला क्या था और क्या बदलाव किए गए थे? जरा उसके बारे में देखिए, कोड्स जो होते हैं, एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि फाइनल हो। इट इज़ नॉट लाइक बाइबल। इट चेंजेस जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, कोड्स में भी चेंजेस आने लाजमी है।
जो नॉलेज बेस हम पे 2000 में था और जो 2025 में है, बहुत सारी और चीज़ें हमने सीखी हैं। और इसीलिए कोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट करना हर जगह, न भारत में ही नहीं, हर देश के कोर्ट्स जो हैं वो नए नए उसको इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। और इसी दिशा में जो 2016 का IAS कोड था उसको इम्प्रूव करने के लिए नया कोड बनाया गया, जिसमें हमारे साथियों ने काफ़ी मेहनत भी करी और 2025 में एक नया कोड आया। लेकिन समस्या जो थी कि जो नया कोड आया उसमें उन्होंने एक तो जोनिंग मैप दूसरा बनाया, जिसमें कि पूरे हिमालयाज़ को जोन 6 में रखा और हिमालयाज़ के नीचे जो तराई रीजन है वो जोन 5 में और फिर दिल्ली के आसपास सब जोन 4 में। मेरा अपना मानना है कि ये जोनिंग मैप एक अच्छा जोनिंग मैप बनाया गया है, जो कि श्योरली इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्लियर जोनिंग मैप। लेकिन जो उसमें जोन फैक्टर्स दिए गए उसकी बेसिस थी सिंथेटिक एक्सेलोग्राम्स, उसकी बेसिस थी रिकॉर्डिंग्स डन एट आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। उस बेसिस पे जोन फैक्टर्स डिज़ाइन किए गए और मैथमेटिक्स उसमें काफ़ी हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इस्तेमाल की गई विदाउट एक्चुअल अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स ऑफ आवर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन हमारे देश में बहुत कम है, बहुत थोड़ा ही ग्राउंड मोशन रिकॉर्ड्स हैं, जिसकी वजह से जो ये कमी है, ये कमी हमें IAS कोड में बहुत बुरी तरह खलती है। IAS कोड, नया IAS कोड बनाने में हम पे क्योंकि डेटा नहीं है, रिकॉर्डेड डेटा नहीं है देश में, ये कमी बहुत बुरी तरह खली। और जो भी Z फैक्टर या जोनल फैक्टर बनाए गए वो शायद काफ़ी हाई की तरफ बनाए गए, जिससे कि जो बजट, जो हमारे बजट सरकार के बजट थे, जैसे मेट्रो का बजट था और भी बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं, चाहे USBRL हो या हम कह सकते हैं फ्यूचर बजट थे, उनमें सडनली एनहेंसमेंट हो गया क्योंकि जोन फैक्टर्स बहुत हाई थे। अच्छा, जोन फैक्टर्स जो बदले गए सर, उसके बारे में बताइए, कौन सा जोन किस तरीके से रखा गया? जैसे हिमालय, पूरे के पूरे हिमालयाज़ को उन्होंने जोन 6 में रखा और वही मैं बता रहा था, और तराई रीजन को जोन 5 में और फिर दिल्ली के आसपास जोन 4 में और साउथ में जाके जोन 3 और जोन 2। जोन 1 कोई नहीं, अभी भी जोन 1 कोई नहीं है, तो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बनाया। और जो जोन फैक्टर्स दिए गए, जो पिछले वाले उसमें जोन फैक्टर्स थे उससे काफ़ी हाई हैं, 1.5 to 2 टाइम्स हाई हैं। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में सारे स्ट्रक्चर्स की कॉस्ट बहुत बढ़ गई। इसका जो वही बात था कि इसकी जो बेसिस थी, वो जो जोन फैक्टर बनाए गए वो सिंथेटिक डेटा से बनाए गए और जो अटेनुएशन रिलेशनशिप बाहर की थी उनको इस्तेमाल करके बनाए गए, रादर देन हमारे अपने अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स। हम पे अपने अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये एक देश में हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन डेटा, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन इंस्ट्रूमेंटेशन ना के बराबर है। और ये आज के नहीं, आज के बाद भी हमें ये चीज़ बहुत अखरेगी। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया तो ये हमारे देश के लिए बहुत भारी नुकसान अर्थक्वेक की तरफ से होएगा। सर, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन, ये आप एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बताइए है क्या? क्योंकि मैंने तो सिंपल सुना कि भूकंप आता है और उसके एपिसेंटर के आसपास जो धरती हिली और तुरंत लोगों ने कहा साहब मुझे महसूस हुआ और मैग्नीट्यूड एक रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिश्टर स्केल जिसकी बात की जाती है। और आमतौर पर जो मौसम विभाग है या हम कह सकते हैं सीस्मिक सेंटर, वो जारी करता है कि 5.5 हो गया, 6 हो गया। तो जरा समझाइए, ये जो आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन और दूसरा क्या टर्म है? देखिए, साइस्मिक इंस्ट्रूमेंटेशन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं वीक मोशन रिकॉर्डिंग, एक होता है स्ट्रॉन्ग मोशन रिकॉर्डिंग। वीक मोशन रिकॉर्डिंग को हम लोग जनरली साइस्मोग्राफ कहते हैं, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ साइस्मोलॉजी ने करीब 150 साइस्मोग्राफ हमारे पूरे देश में लगा रखे हैं। ये साइस्मोग्राफ बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव कि अगर आप सुई भी ज़मीन पे गिराइए उसका भी रिकॉर्ड उस साइस्मोग्राफ में आ जाएगा। लेकिन साइस्मोग्राफ को अगर हम हैवी शेकिंग दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइस्मोग्राफ हमारा भुज में था, जब भुज का अर्थक्वेक आया तो वो साइस्मोग्राफ लिटरली टूट गया या आउट ऑफ स्केल चला गया। तो दीज साइस्मोग्राफ्स आर नॉट कैपेबल टू रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ शेकिंग। तो ये साइस्मोग्राफ
साइस्मोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्योंकि इनसे हमें छोटे छोटे अर्थक्वेक के बारे में पता चल जाता है, और अर्थक्वेक कहीं पे भी आया हो हिंदुस्तान में उसमें हमें रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं साइज ऑफ अर्थक्वेक एंड लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक, कहाँ पर अर्थक्वेक आया और कितना बड़ा अर्थक्वेक है, ये पता लगाना है तो हमें साइस्मोग्राफ के रिकॉर्ड्स चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए साइस्मोग्राफ के रिकॉर्ड्स यूज़फुल नहीं है, क्योंकि साइस्मोग्राफ सैचुरेट हो जाता है, आउट ऑफ स्केल चला जाता है, ख़राब हो जाता है अगर इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग शेकिंग। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए हमें एक्सेलेरोग्राफ्स लगाने होते हैं। एक्सेलेरोग्राफ्स, दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, एक्सेलेरोग्राफ्स आर लो कॉस्ट, साइस्मोग्राफ्स आर वेरी कॉस्टली। तो एक्सेलेरोग्राफ्स लगाने होते हैं, और ये एक्सेलेरोग्राफ्स हमें बड़ी शेकिंग जो होती हैं, जितने जो कि हमारे इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन बिल्डिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो सभी रिकॉर्ड कर लगते हैं। लेकिन ये बहुत छोटे अर्थक्वेक रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसमें एक ट्रिगर लेवल होता है कि अगर ग्राउंड शेकिंग एक्सीड्स 0.005 G, देन ओनली द एक्सेलेरोग्राफ विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो उसमें एक ट्रिगर लेवल होता है, उस ट्रिगर लेवल के बाद ही एक्सेलेरोग्राफ की रिकॉर्डिंग शुरू होती है, अनलाइक साइस्मोग्राफ जो कि छोटे से छोटा शेकिंग को भी रिकॉर्ड करता है। तो ये एक्सेलेरोग्राफ हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो आया कोडल प्रोविजंस में जो जेड फैक्टर वगैरह बनते हैं, वो इन्हीं एक्सेलेरोग्राफ के डेटा के बेसिस पे बनते हैं, उसमें साइस्मोग्राफ का डेटा का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता। सर, जो सेस्मोग्राफ की आप बात कर रहे हैं, उसका जो डेटा होता है वो क्या कंपन रिकॉर्ड करता है? कंपन तो दोनों ही रिकॉर्ड दोनों करते रिकॉर्ड हैं, करते दोनों हैं। रिकॉर्ड करते हैं। साइस्मोग्राफ भी कंपन रिकॉर्ड करता है और एक्सेलेरोग्राफ भी कंपन रिकॉर्ड करता है। लेकिन साइस्मोग्राफ डिज़ाइन होता है छोटे से छोटे कंपन को पिक करने के लिए, लेकिन अगर बड़ा कंपन आ जाएगा तो वो आउट ऑफ स्केल चला जाएगा, टूट जाएगा। मतलब वो रिकॉर्ड एक तरीके से आप कर ही नहीं सकता, काम कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। वही मैंने आपको बताया, जब भुज में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ जो साइस्मोग्राफ था वो टूट गया, तो वो उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं है। तो जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप बता रहे हैं स्ट्रांग मोशन के लिए, वो सिर्फ बड़ा अर्थक्वेक, बड़ी लार्ज, कितना बड़ा मतलब शेकिंग लेवल, वही मैंने कहा, उसमें एक थ्रेशोल्ड शेकिंग लेवल होता है, हम सेट कर सकते हैं उस थ्रेशोल्ड को। मोस्टली हम सेट करते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। तो अगर ग्राउंड की शेकिंग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से बड़ी हुई, वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। अगर ग्राउंड के लेवल जैसे, इसका मतलब अगर ट्रक पास हो रहा है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, साइस्मोग्राफ रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन अगर एक्सेलेरोग्राफ है, अगर ट्रक पास हो रहा है या आदमी चल रहे हैं एक्सेलेरोग्राफ के पास में, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, मतलब उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मूवमेंट उसमें चाहिए, उसमें वो रेडी टू रिकॉर्ड रहता है हमेशा, और रिकॉर्डिंग तब शुरू होती है जब एक्सेलरेशन एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होता हो जाता है। जनरली हम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेट करते हैं। अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू, अगर शेकिंग की वैल्यू इस लेवल से ऊपर ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना जो है तक कर सकता है वो? और 2G तक अर्थक्वेक के रिकॉर्ड आ चुके हैं। 2G तो 2G पे मैग्नीट्यूड कितना होता है? इट ऑल डिपेंड्स कि कहाँ पर है, लेकिन 2G विल कम ऑन वेरी वेरी लार्ज अर्थक्वेक, 7.5 या 8 और इस तरह का अर्थक्वेक होंगे, तभी 2G की एक्सेलरेशन मिलेगी। इस तरह का, दिस इज व्हाट इज एस्टिमेटेड। 2G is a very large checking, very large check, very large. Even 1G is a very large checking. Even 1G is very large checking. तो सर, जब कोई अर्थक्वेक आता है, जैसे मान लिया हम कहते हैं दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, साथ ही साथ यहाँ पर हर तरीके की बिल्डिंग है, यानी जिसको आप बिल्डिंग कोड कह रहे हैं, बिल्डिंग कोड वाली भी बिल्डिंग्स हैं, और लक्ष्मी नगर जैसे भी इलाके हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मन से, जैसे 2 मंजिला पास है, आपने 4 मंजिला 5 मंजिला बना रखा है, और बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड जगह हैं। तो अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है जिसका एपिसेंटर मान लेते हैं कि दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है या 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि हिमालय क्षेत्र ही पड़ेगा, जाकर 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ा अर्थक्वेक है, मान लिया 9 के या 8.5 का है, तो क्या दिल्ली पर असर पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। काफ़ी हाई लेवल ऑफ शेकिंग, 300 किलोमीटर पे भी काफ़ी हाई लेवल ऑफ शेकिंग होती है, और जिन बिल्डिंग्स में इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉलो नहीं किया गया है, उनके कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा है। सर, एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी कि यमुना का पेटा, या जिस जगह पर नोएडा है, या हम कह सकते हैं आगे वाले जो इलाके हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, या पीछे चले जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो यमुना नगर का इलाका, और ये जो पूरी की पूरी सेटिंग है, जहाँ पर यमुना की जो रेत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 साल 800 साल पुरानी
मोटा उसका जो है कोर्स ग्रेन है। तो इन इलाकों में कहा जाता है कि जब बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग तैरेंगी, नीचे से पानी निकल आएगा, लिक्विफिकेशन होगा। लिक्विफिकेशन एक अलग फिनोमेना है। लिक्विफिकेशन में होता ये है कि जो सॉइल है इट लूजेज इट्स शेयर स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो इट स्टार्ट एक्टिंग एज ए लिक्विड। तो शेयर स्ट्रेंथ ये होती है कि आपको इस डायरेक्शन में, मतलब एक बॉडी है जैसे ये है, तो यूँ हम उसको पुल करें उसको तो नहीं कर सकते, मतलब इसको दोनों सरफेस को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हर सॉलिड में एक शेयर स्ट्रेंथ होती है, और वो शेयर स्ट्रेंथ जब वो लिक्विड बनी होती है, लिक्विड में देयर इज जीरो शेयर स्ट्रेंथ। अगर हम लिक्विड को ज़मीन में छोड़ देंगे तो फ्लो कर जाएगा, देयर इज़ नो शेयर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली जब शेकिंग शुरू होती है तो जो शेयर स्ट्रेंथ है ग्राउंड की वो ख़त्म होती चली जाती है। वो तब होता है जबकि पानी का लेवल बहुत गीला हो, और एट सर्टन और कुछ बहुत ज़्यादा शेकिंग हो गई तो वो सॉइल जो है स्टार्ट एक्टिंग एज ए लिक्विड, इट हैज़ अ जीरो शेयर स्ट्रेंथ नाउ, सो इट स्टार्ट फ्लोइंग। तो उस समय उसमें आपका बिल्डिंग, उसमें जो ज़मीन का रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है, एंड एज इफ योर बिल्डिंग इज केप्ट ऑन वाटर। पानी में आपने बिल्डिंग को रख दिया तो क्या होगा, बिल्डिंग पलट जाएगी। तो वही होता है, अगर आपने प्रॉपरली ग्राउंड को इवैल्यूएट नहीं किया बिल्डिंग बनाने से पहले, उसका कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका जियो टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है। उस इवैल्यूएशन से लोग पता लगाया जा सकता है कि इसका कितनी कैपेसिटी है, उसकी जो सॉइल है, whether it's soil can liquefy or not liquefy, and if it is liquefiable soil उसका भी सॉल्यूशन होते हैं। उसमें आपको अंदर तक मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पाइल डाल के उसको बनाना पड़ता है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी जो आपने बात करी, जो आपने यमुना वाली बात करी, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़, मैं लिक्विफिकेशन की बात अब नहीं करूँगा। ग्राउंड जो है एक मदर ग्राउंड होता है, जो कि आपका ग्राउंड है, नीचे चला आ रहा है आपका अर्थ, जैसे जो इंडियन प्लेट है, प्लेट इज़ अ सॉलिड रॉक, इंडियन प्लेट इज़ मूविंग टुवर्ड्स चाइनीज प्लेट, इट्स अ सॉलिड रॉक। उस प्लेट के ऊपर सॉइल इकट्ठा हुई है, हमारी सॉइल इकट्ठा हुई है फॉर सेवरल रीजन, रिवर्स से किसी वजह से। सो जब शेकिंग होती है तो शेकिंग जो है बेसिकली प्लेट में होती है। द सॉइल which is above the rock amplifies the ground motion. तो जो रॉक में लेवल ऑफ शेकिंग है और जो सरफेस टॉप ऑफ द सरफेस में शेकिंग है वो डिफरेंट होगी और हायर शेकिंग होगी। मतलब नीचे अगर चट्टान है और उसके ऊपर रेत नहीं कहना चाहिए, सॉइल है। रेत तो लूजी चीज़ होती है, सॉइल मीन्स हार्ड सॉइल जो होती है, जिसमें कि मैं वही कहूँगा कि अगर आपका वेस्टर्न यूपी में खूब अच्छा खेती हो रही है, बढ़िया सॉइल है, तो वो खेती के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद अर्थक्वेक के लिए इतनी अच्छी नहीं है। मतलब नीचे की चट्टान जब जो है हिलेगी, हाँ, तो ऊपर जो है वो एम्प्लीफिकेशन आएगा, एम्प्लीफाई हो जाएगी, मतलब ऊपर का ग्राउंड मोशन एम्प्लीफाई हो जाएगा। एम्प्लीफाई अगर नीचे वो जो है 1 मीटर उछली तो ऊपर 2 मीटर हो जाएगी। ऐसा हाँ, मतलब इतना 1 मीटर में हमने बात है, कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर, हाँ, तो 1-2 सेंटीमीटर है तो वो एम्प्लीफाई हो जाएगा, हो सकता है 3-4 हो जाए, 3-4 हो जाए। मान लिया 10 सेंटीमीटर का मूवमेंट नीचे हुआ तो इसका मतलब ऊपर जो 30 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसी वजह से इन्होंने जो ये हमारे, इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो हमारा वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है बहुत खतरे में है। पहाड़ों में अर्थक्वेक आएगा, उससे जो हिमालयाज़ में अर्थक्वेक आएगा उसमें सबसे ज़्यादा खतरा हिमालयाज़ में नहीं है। हिमालयाज़ में इसलिए खतरा नहीं है, एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, और दूसरा चमोली और भुज के बाद मैं कई दफ़े हिमालयाज़ जा चुका हूँ। कमाल का काम किया है साहब उत्तराखंड सरकार ने ऑन मेकिंग बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, बहुत बढ़िया काम किया गया है 2000 के बाद। और पहाड़ के ऊपर, उत्तराखंड की बात नहीं करूँगा क्योंकि उत्तराखंड में रुड़की भी आता है, रुड़की में नहीं हुआ है वो काम। रुड़की में नहीं हुआ है, रुड़की कहाँ, पहाड़ थोड़ी है। रुड़की और मुजफ्फरनगर मेरठ तो एक ही चीज़ है, और स्टेट भले अलग अलग हो गए। तो पहाड़ के बिल्डिंग कैसे बनाई जाए जिससे कि भूकंप से ना गिरें, बहुत अच्छा काम किया गया है, और काफ़ी लोगों को जागरूकता डाली गई है कि अब तो उसके बाद जो 2000 के बाद बिल्डिंग बनी है काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, और बहुत अच्छे चांसेस है कि टोटल कोलैप्स शायद उन बिल्डिंग्स में ना हो।
in spite of a magnitude 8 or even big earthquakes. अच्छा, अब सवाल एक सर और आता है, क्योंकि कई बार कहा जाता है, कश्मीर की बात करते हैं तो जियोलॉजिस्ट कहते हैं हाँ यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हम बात करते हैं जब चंबा की, या हम कह सकते हैं कि जब बात करने लगते हैं हिमाचल की, तो वहाँ पर भी होता है कि नहीं साहब यहाँ तो बहुत दिन हो गए और बहुत बड़ा भूकंप आएगा क्योंकि एनर्जी रुकी हुई है। जब हम उत्तराखंड जाते हैं वहाँ पर भी कहा जाता है कि नहीं साहब यहाँ पर भी बहुत साल हो गए, यहाँ बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया। काठमांडू के पास में जो भूकंप आया था, जिसमें हम नेपाल का अर्थक्वेक कहते हैं, तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है वो उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। फिर हम चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। अब हम आ जाते हैं बिहार के आसपास, बिहार अर्थक्वेक के बाद कोई बहुत बड़ा भूकंप उस इलाके में नहीं आया है। तो कुल मिला के पूरा का पूरा हिमालय, पहले तो आप समझाइए कि आखिरकार ये बहुत बड़ा भूकंप आने की बात क्यों कही जा रही है, दूसरा इसके लिए तैयारियां क्या की जाएं। सबसे बड़ा रीज़न भूकंप का है वही हम सबको मालूम है, इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना प्लेट और यूरेशियन प्लेट एट अबाउट 5 centimeters a year, and it is causing the creating stresses in the, यहाँ पे स्ट्राइक जोन है वहाँ पर स्ट्रेसेस क्रिएट कर रहा है। अब वो स्ट्रेस रिलीज होनी चाहिए और रिलीज होती है अर्थक्वेक से। मैं नॉर्थ ईस्ट को इस समय छोड़ूंगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो टेक्टोनिक्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे 2-3 तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो हिमालयन प्लेट है और एक अरुणाचल का भी, बर्मा का भी है और एक शिलोंग प्लेट्यू। तो बेसिकली वहाँ 3 अलग अलग टेक्टोनिक्स हैं और कभी शिलोंग प्लेट्यू में आता है, कभी हिमालयाज में आता है और कभी बर्मीज प्लेट में आजकल बहुत एक्टिव है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्टोनिक है, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। अब मैं हिमालयस के बारे में बात करूँगा। इट इज़ उत्तराखंड एंड ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश which has not seen a very big earthquake, 7 or 8 magnitude earthquake in last 200 years. And energy is getting developed, it's literally logged. So, largest size earthquake is expected in Uttarakhand. When it will come, we really don't know. But it will come soon. Soon means today, it can be 5 years, it can be 10 years, and it can be even 50 years. But we have no choice but to remain prepared. हमारे पास जब आप कहते हैं एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा, तो बड़ा अर्थक्वेक का मतलब कितना बड़ा? 8+. यस, इस समय जो मेरे पास डेटा है, इस समय जो एनर्जी स्टोर्ड है हिमालयाज में, सेंट्रल हिमालयाज की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल हिमालयाज मीन्स ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सेंट्रल हिमालयाज में इस समय जो एनर्जी स्टोर्ड है, which is of the order of 10 to the power 21 joules, which can produce an earthquake of 8.8 magnitude. 8.8? Yes. तो वो it all depends कि सारा का सारा एक ही रप्चर में निकल जाए तब तो 8.8 हो जाएगा। हो सकता है कि वो 2-3 रप्चर में निकले। तो सभी 7.5 और 8 मैग्नीट्यूड कहीं नहीं गया है। मतलब ये बहुत बड़ा जो है खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा। ईस्टर्न हिमाचल की जब हम बात करते हैं, हिमाचल या हिमालय, ईस्टर्न हिमालय की जब बात करते हैं, तो ईस्टर्न हिमालयाज की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न हिमालयाज की तो आप बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया चले गए, यानी मतलब वो भी हो गया। लेकिन ये ईस्टर्न हिमाचल की आप बात कर रहे हैं। मैं ईस्टर्न हिमाचल और पूरा उत्तराखंड और ईस्टर्न हिमाचल। तो वेस्टर्न हिमाचल इसलिए नहीं कहा कि वेस्टर्न हिमाचल में एक 7.5 मैग्नीट्यूड का कांगड़ा में अर्थक्वेक 70s के आसपास आ चुका है। तो वहाँ पे भी लोग बात कहते हैं कि वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो गई है 1915 में। हाँ, और कश्मीर में भी बड़े साइज के अर्थक्वेक्स रिसेंट में आ चुके हैं। हाँ, जैसे पाकिस्तान वाला जो अर्थक्वेक आया था, पीओके वाला। लेकिन ये वाला रीजन जो ऐसा है, उत्तराखंड और ईस्ट हिमाचल प्रदेश, इसमें 200 साल की हिस्ट्री में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। ये 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। दिस इज हार्डली एनीथिंग। तो मतलब ये हम कह सकते हैं किन्नौर का इलाका, सीधी सी बात है, किन्नौर जो कि लगा हुआ है आपका उत्तराखंड से, और उससे और भी जो इलाके हैं वहाँ से लेके सीधा पिथौरागढ़ तक। बिल्कुल। ये मतलब सबसे डेंजरस जोन कहा जा सकता है। सबसे डेंजरस जोन। अगर कुमायूं रीजन में अर्थक्वेक आया तो सेंट्रल यूपी इज इन ग्रेट डेंजर। मुरादाबाद और नीचे उधर सीतापुर और ये सारे के सारे इवन अप टू लखनऊ। और अगर
गढ़वाल रीजन में बड़ा अर्थक्वेक आया तो पूरा वेस्टर्न यूपी अप टू दिल्ली। तो सर ये भी कहा जाता है कि अगर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, जैसे आप बता रहे हैं 8.8 वाला, जो कि जिसकी संभावना है, वहां पर एनर्जी इतनी स्टोर्ड है, तो मतलब वो आज भी आ सकता है, हो सकता है 100 साल लग जाएं या 50 साल लग जाएं, जो भी है मतलब। तो जब इस तरीके के अर्थक्वेक का खतरा है तो बड़े बड़े वहाँ पर बांध बनाए जा रहे हैं, जैसे टिहरी डैम की अगर हम बात करें, और टिहरी डैम को लेकर हमने सुना है कि वहाँ पर भी आप लोगों के सीस्मोग्राफ या इस तरीके का वो सब लगाते हैं, लगातार आप देखिए उस पर नजर रखते हैं। आप टिहरी डैम की बात जो कर रहे हैं ना, टिहरी डैम का जो स्ट्रक्चर है वो डैम इटसेल्फ, मैं डैम के और अपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पिलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ। डैम एज सच, जो कि दीवार है बेसिकली, डैम क्या होती है, दीवार ही होती है। 8, 8.5, 9 मैग्नीट्यूड के भी अर्थक्वेक में कुछ नहीं होने वाला टिहरी डैम को यानी 9 का अर्थक्वेक आ जाए कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्कुल पक्का। इट्स एज रॉक, इट्स लाइक ए रॉक, इट्स बीन डिजाइन एंड मेड लाइक ए रॉक, डैम एज सच। उसके मैं और चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, डैम की आप बात कर रहे हैं कि इतना मतलब ये सोचना कि डैम गिर जाएगा और पूरा रिजर्वायर का पानी जो है वो बाहर के ले जाएगा, वो नहीं होने वाला है। अनलेस कि वहीं पे रप्चर हो जाए, वहाँ पे ज़मीन टूट जाए, फट जाए ज़मीन, तो ऐसा तो नहीं होता। अर्थक्वेक के एपिसेंटर 20-25 किलोमीटर नीचे होते हैं। अगर 20-25 किलोमीटर नीचे भी एपिसेंटर है, ठीक टिहरी के नीचे भी, तब भी कुछ नहीं होगा। सर, लेकिन जो पीओके में अर्थक्वेक आया था 2005 का, जहाँ तक मुझे याद है, 8.2। अच्छा, यूके में? नहीं, पीओके में मतलब कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये यानी दिसंबर 2004 के बाद ही मार्च में अर्थक्वेक आया था एक और, जहाँ तक मुझे याद है 8.2 के मैग्नीट्यूड का, जिसमें पूरे के पूरे पहाड़ बीच से टूट गए थे। इस तरीके के सीन वो तो एक्सट्रीम कंडीशन है सर। अगर वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए कि डैम के बीच में से अर्थक्वेक डैम को ही रप्चर कर दे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो उसका तो जमीन फट गई तो क्या होगा? जमीन फट गई तो क्या कर सकते हैं? जमीन फट गई तो क्या? ऐसा होता नहीं, जनरली नहीं होता। जैसे 8.8 की आप बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 8.8 का अर्थक्वेक खास तौर पर अगर हम देखें कुमाऊं रीजन में आ गया, कुमाऊं रीजन के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है, वही कुमाऊं गढ़वाल दोनों मिला पूरा उत्तराखंड नहीं हुआ। तो अगर मान लिया वहाँ से आता है, मान लिया टिहरी वाले इलाके में, उत्तरकाशी में उस तरीके का अर्थक्वेक आए, तो दिल्ली या इस जैसे जो बड़े शहर हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, या और भी शहरों की अगर हम बात कर लें, गाजियाबाद हो गया पास में, डेंसली पॉपुलेटेड, तकरीबन 3-4 करोड़ आदमी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, और बड़े बड़े शहर हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर अगर इतने बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, तो यहाँ किस तरीके की लहर पैदा होगी? फिर मैं वही बात करूँगा, कोडल प्रैक्टिस। अगर कोडल प्रैक्टिस फॉलो हुई है तो घर बच जाएगा, अगर नहीं फॉलो हुई है, और जो कि नहीं फॉलो हुई है, बहुत ज़्यादातर घरों में कोडल प्रैक्टिस नहीं फॉलो की जाती हैं, बचने के चांसेस काफ़ी हाई डैमेज होगा इन बिल्डिंग्स में, बहुत हाई डैमेज होगा। अगर 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए तो दिल्ली में बहुत हैवी डैमेज होगा, ये मान के चलिए आप। और फिर मैं दिल्ली की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा अब उन गाँवों की जो कि दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में है, जैसे बरेली है। बरेली बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है। फिर मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ उस समय, मैं सिर्फ गांव की बात कर रहा हूँ। 10,000 गांव हैं दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में, और आज के दिन एक भी गांव में एक भी कच्चा घर नहीं है। सब घर में ईंटों की दीवारें हैं, और किसी भी घर में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर नहीं लगाया गया। हर घर के ऊपर एक 4 ईंट की दीवार बनाई गई, ऊपर स्लैब रख दिया गया, और 2 मंजिला घर बना दिया गया। ऐसा ही मान के चलिए एक भी घर नहीं बचेगा अगर 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक। मतलब लाखों लाख घर तबाह हो जाएंगे, लाखों लाख घर तबाह होंगे, मेरा पक्का मानना है अपना ये। तो सर, जब ये सारी चीजें कुछ छुपी हुई नहीं हैं, सबको पता है भूकंप का खतरा है, लेकिन सर लोग बाग इस सिनेरियो को सबको पता है, कोई कुछ नहीं कर रहा डर के मारे। डर इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि सबको मालूम है कि हम दिस बेसिकली मुंह में डाल देता है ना, क्या वो चतुर्मुर्ग,
शुतुरमुर्ग ने शुतुरमुर्ग। अपना अच्छा, वो रेत में अपना रेत चेहरा में छुपा अपना चेहरा डाल रखा है जमीन में और सोच आंधी रहा- गायब हो गई। सोच रहा है कि हम छुपे हुए हैं। मतलब जो समस्या है वो विकराल है, सबको पता है ये स्थिति है, ये अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। और चाहे वो वेनेजुएला जैसी स्थिति हो या इस तरीके की जगहें, जैसे अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। बिल्कुल और तबाह एक हो बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस, ह्यूमन क्राइसिस तो होगी ही होगी, बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस होगी। तो सर, जब कोड भी हैं, चीज़ें भी हैं, तो इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा कि सब लोग इसको फॉलो करें, और ख़ास तौर पर जी कोई फॉलो नहीं करता सर इंडियन स्टैंडर्ड कोड को। घरों में तो नहीं बन। अगर मैं अपनी सिस्टर का घर बताऊं, मेरी सिस्टर का घर रुड़की में बन रहा था। तरीका वही है, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया, घर का एक डिज़ाइन बता दिया कि भैया घर बनाओ, और उसने नींव खोदी और घर बनाना शुरू किया। क्योंकि हम अर्थक्वेक डिपार्टमेंट से थे, फ़ौरन मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, मैंने कहा बीम लिंटल लेवल पे बीम लगाओगे? बोले साहब यहाँ तो कोई नहीं लगाता। मैंने कहा हम लोग लगवाएंगे साहब। मैंने रोड दग के लिंटल लेवल पे बीम लगवाई, कॉर्नर स्टील भी लगवाया। कॉर्नर स्टील वैसे जोन 5 में लगता है, लेकिन हमने जोन 4 में था, हमने कॉर्नर स्टील भी लगाया। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करवाने की हमने पूरी की। वो इसलिए क्योंकि मेरी सिस्टर का घर बन रहा है, मुझे मालूम है, मैं दिखा रहा। लेकिन उसका कहना ये है, उस कॉन्ट्रैक्टर का, कि यहाँ कोई नहीं लगवाता। तो मेरा अपना मानना है, मेरे घर के अलावा, उस सिस्टर के घर के अलावा, उस पूरे शहर में जितने भी घर उस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए, किसी में उसने। अच्छा, कीमत कितनी बढ़ जाती है सर, अगर मान लिया कोई, कितना फर्क? स्ट्रक्चर की 2% बढ़ती है। सिर्फ 2%? 2% स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब है बाकी जो आप घर में जो स्ट्रक्चर के अलावा 50%, स्ट्रक्चर की कॉस्ट तो 50% होती है। घर की कॉस्ट, घर में तो आप दुनिया भर की चीज़ें और लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फर्श बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप पूरे घर का खर्चा देखें तो उसकी कॉस्ट शायद 1% भी नहीं बढ़ती। मतलब तकनीक है, तरीका है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अब जैसे मैं किसी मल्टी स्टोरी में रह रहा हूँ, अब उसमें तो प्लास्टर ही गिरता रहता है, और स्थिति जो है बड़ी ख़राब है। कहीं जगहों पे आप जाएंगे तो पता चला बेसमेंट पार्किंग में पानी भरा हुआ है। ये नोएडा या गुड़गांव या तमाम जगहों की मैं बात बता रहा हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो अगर वो हमें मालूम है कागज में तो फॉलो करते हैं, तो कागज में फॉलो करते हैं। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं ये तो वही जाने। और हम ये भी जानते हैं कि एक्चुअली में 100% फॉलो नहीं होता है। लेकिन अगर 30, 40, 50% भी फॉलो हो गया तो मेरी उम्मीद यह है कि कोलैप्स नहीं होगा। कोलैप्स नहीं होगा, जाने बच जाएंगे। घर आपका टेढ़ा हो गई, बिल्डिंग टेढ़ी हो गई, या कुछ भी हो गया, रहने लायक नहीं रही, ये सब हो सकता है, लेकिन कोलैप्स नहीं होगा अगर इंडियन स्टैंडर्ड कोड थोड़ा सा फॉलो किया गया। थोड़ा सा पूरा फॉलो किया तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई हमारे से 100% फॉलो होता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर फॉलो किया गया है, थोड़ा, ऐसा नहीं है, फॉलो होता है सर। एक और सवाल है। हाँ। जैसे मान लिया मैं किसी मल्टी स्टोरी में रह रहा हूँ, मैं कैसे जान पाऊंगा इसमें फॉलो हुआ या नहीं हुआ है? कोई तरीका नहीं, आपको बिलीव करना पड़ेगा बिल्डर पे। जो कहा जा रहा है वो मानना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं। सर मैंने अपने घर में, जब मैंने घर खरीदा था यहाँ पे, पहला सवाल मेरा यही था बिल्डर से कि क्या इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉलो? यस सर फॉलो हुआ। मैंने कहा मुझे कैलकुलेशन दिखा दो, एनालिसिस दिखा दो। नहीं दिखाई उसने, नहीं दिखाई। तो सर क्या इसके लिए, और चलिए कैलकुलेशन वो दिखा भी देता, हाँ। हो सकता है करवाया उसने कैलकुलेशन, हो सकता है मैं उस कैलकुलेशन को सही भी मान लेता, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे क्या मालूम। तो सर कोई तरीका नहीं है? मान लिया कोड बन गया, सरकार के पास कोई तरीका नहीं है कि बिल्डिंग खड़ी हो गई, हम इसको जांच सकें कि इसमें कोड फॉलो हुआ नहीं हुआ? कोई इंस्ट्रूमेंटेशन बनाते समय करना पड़ेगा, बनने के बाद तो बेकार है। एक बार बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो क्या जो बिल्डर होता है या आर्किटेक्ट होता है वो लिख के देता है कि हमने कागज साइन बस कि हाँ कर दिया मैंने? तो आजकल ज़रूरी है, तो जो भी लाइसेंस जो भी इनके वो मिलते हैं इन लोगों को, एनओसी, तो उसमें एक सवाल ये भी होगा कि IS 189 ने ये सारे जिस देश में बने बनाए पुल गिर रहे हों,
मतलब जो पुल बनाए गए जिस पर ट्रैफिक चल रहा है, हैवी पुल, पता है बड़ी बड़ी नदियों पे, और पुल का हिस्सा ही बैठा जा रहा है, कहीं पर खंभा ऐसी जगह बना दिया जहां पत्थर के ऊपर रख दिया, पुल ही टेढ़ा हो गया। इस तरह की एक घटनाएं नहीं, अनेक घटनाएं देश के अंदर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको पता नहीं होगा। तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जाना चाहिए कि ये फॉलो होना क्या चाहिए? मैकेनिज्म साहब, ये बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग है। ये इसमें कहीं कोई इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं है। कहाँ कौन सी इंजीनियरिंग है सर? ये इंजीनियरिंग है ही नहीं, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं। ये बेसिकली नेशनल एक आदमी का अंदर से होना चाहिए कि मैं सही काम करूँगा। अगर उसने अंदर से सोच लिया कि मैं सही काम नहीं करूँगा, मैं गलत ही काम करूँगा, उसी से मुझे फ़ायदा है, तो इसका तो उसको तो आपको, मेरा हिसाब, मेरा मानना ये है कि इसका सिर्फ सॉल्यूशन है बचपन से बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उसको सिखाया जाए कि भाई ये काम सही है, ये काम गलत है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और जब वो बड़ा होगा तब शायद बदल जाए। मुझे तो इसके अलावा, मुझे तो इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन तो क्या है नहीं। ये मेरे हिसाब से तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग है, सही कैरेक्टर सही तरीके से काम का। अब वही चीज़ है, सफाई के बारे में वही है कि हम फेंक रहे हैं सामान, नहीं फेंक रहे हैं, तो अब बच्चे को सिखाइए, नहीं फेंकेगा, वो बड़ा होकर भी नहीं फेंकेगा। सर, अब हम उस पे आते हैं कि स्ट्रांग मोशन की जो बात की जा रही है, और सिस्मोग्राफ तो जगह जगह लगे हुए हैं, सिस्मिक स्टेशन हैं, उनका डेटा आ रहा है, बड़े बड़े डैम्स का डेटा आ रहा है, और वो उसका जो इस्तेमाल होता हो लोगों को बताने में या कुछ भी। जो आप कह रहे थे स्ट्रांग मोशन का डेटा, वो कितना महत्वपूर्ण है? क्या देश के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ? और मैंने सुना कि आप एक कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, जरा उसके बारे में बताइए, हुआ क्या था? साहब 2004 के आसपास मैं IIT रुड़की में प्रोफेसर था। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से एक 300 एक्सलोग्राफ स्टेशंस लगाने का प्रोजेक्ट मिला। ये बहुत भारी प्रोजेक्ट था IITs के लिए, बहुत बड़ा, मतलब साइंसमोलॉजी में इस फील्ड का एक शायद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। और 300 स्टेशन हम लोग के लिए बहुत बड़ा नंबर था। उस समय हम एक्सलोग्राफ तब भी हम लगाते थे 12, 15, 16, 20 इस तरह के एक्सलोग्राफ। अब 300 स्टेशन लगाने का मौका काम दिया गया पूरे साइस्मिक बेल्ट में, जोन 4, जोन 5 एंड सम पार्ट्स ऑफ जोन 3, सब शहरों में आप स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सलोग्राफ लगाइए। और हम लोगों ने उसको बिल्कुल चैलेंजिंग, बिकॉज फॉर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट इस तरह का काम बहुत चैलेंजिंग होता है, एक अलग तरह का काम एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए, बट वी टुक अप दैट चैलेंज। और हमने 2 साल में हमारे 300 इंस्ट्रूमेंट्स टिक कर रहे थे, और 2 साल में हमने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोक्योर कर लिया, टेस्ट कर लिया, इंस्टॉल कर दिया, एंड दे वर ऑल टिकिंग, दे वर ऑल वर्किंग इन लेस देन 2 years टाइम, एंड वी वर सो हैप्पी। हमने बहुत अच्छा काम किया। और हमने इंस्टॉल ही नहीं किए, हमने एक स्टेप आगे गए, हमने हर इंस्ट्रूमेंट को नेटवर्किंग कराई, और नेशनल NIC से, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से मदद से हमने इंस्ट्रूमेंट को नेटवर्किंग की, जिसकी वजह से हम रुड़की में बैठ के अपने सभी इंस्ट्रूमेंट को देख सकते थे। तो उसकी हेल्थ पर्टिकुलरली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सलोग्राफ तभी रिकॉर्डिंग शुरू करता है जब अर्थक्वेक आता है, तो इसलिए, और उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें उस समय अर्थक्वेक आया, उस समय इंस्ट्रूमेंट को काम करना चाहिए, तो और कब आएगा हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हमें कंटिन्यूसली हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए। तो हमने उस नेटवर्किंग के थ्रू हम हर इंस्ट्रूमेंट को रोज़ रुड़की में बैठ के देख सकते थे, और उसके बाद अगर अर्थक्वेक आया तो उसका डेटा भी रुड़की में बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते थे। तो ये हमने बहुत बढ़िया एक नेटवर्क किया, और हम पे करीब 600 अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स हमने मैटर ऑफ 5 years 2005 से लेकर 8 साल में हमने 600-700 अर्थक्वेक के रिकॉर्ड्स निकाले। और हमने एक वेबसाइट भी bana दी, www.pesmos.com। इस वेबसाइट में सारे रिकॉर्ड्स डाल दिए, एंड वी मेड इट अवेलेबल टू ऑल इंडियन साइंटिस्ट। दैट रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल टू ऑल इंडिया। देयर आर अबाउट 600 यूजर्स ऑफ दैट वेबसाइट जो कि उस डेटा को इस्तेमाल करते थे। तो कोई बड़ा अर्थक्वेक उस दौरान आपने रिकॉर्ड किया? हाँ, किए हमने किए हैं। उसमें शायद हमने सिक्किम अर्थक्वेक एक रिकॉर्ड किया था 2011 में, और जो भी अर्थक्वेक आए मतलब उस दौरान जो भी आया हमने 4, 5, 6 के, 4, 5 के तो बहुत हैं, 4 और 5 मैग्नीट्यूड के बहुत रिकॉर्ड्स हैं उसमें, 6 का भी एक तो है। तो ये जो आप बता रहे हैं सेंसर्स, ये कौन कौन सी जगह, पूरे देश के अंदर जगह जगह? मैंने बताया ना, जोन 4, जोन 5।
जोन 4 और जोन 5 हमने वो गुजरात नहीं, भुज नहीं किया था। अच्छा, भुज को नहीं किया। भुज नहीं किया था क्योंकि भुज में साइस्मोलॉजी गुजरात गवर्नमेंट अलग कर रही थी, तो हमने भुज को नहीं किया था। बाकी और जोन 4 मतलब हिमालय और हिमालय जो जोन 4 में दिल्ली भी जोन 4 था। अच्छा, तो इसमें आपके पूरे में हमने पूरे जोन 4 जोन 5 को, फिर उसके बाद कुछ जोन 3 भी जोन 3 में भी। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप लोग 2014-15 के आसपास, 2015 की बात है, 2014 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डिसाइड किया कि ये हमें पूरा डेटा नेटवर्क हम चलाएंगे, IIT रुड़की नहीं चलाएगी। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमें देना था। तो फरवरी 2015 में हमने पूरे इंस्ट्रूमेंट्स, उनको चाबियाँ जितनी थी इंस्ट्रूमेंट्स की, सब चाबियाँ हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को हैंड ओवर कर दी। लेकिन हमारी कनेक्टिविटी तभी भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टिविटी अभी भी रुड़की में थी, और हम बड़ा कष्ट हो रहा था कि हम देखे जा रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता था रुड़की में बैठ के कि आज 10 हो गए, आज 15 और डाउन हो गए, आज 20 और डाउन हो गए, फिर 30 और डाउन हो गए। मतलब जब आपने हैंडओवर किया उसके बाद उनकी देखरेख, फिर उनकी देखरेख बिल्कुल। मैंने 2 चिट्ठियाँ सेक्रेटरी साहब को लिखी, एक फरवरी के एंड में लिखी थी, शायद एक मार्च के एंड में लिखी थी कि सर इंस्ट्रूमेंट सब खराब हो जाएंगे हमारे, प्लीज़ इस पर काम करिए, इसको ठीक करवाइए। और अच्छा जब उनका जवाब भी आया कि हाँ करवा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ हुआ नहीं। बल्कि एक चिट्ठी में मैंने, मार्च वाली चिट्ठी में ये भी लिख दिया कि अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो हमें बड़ा विल कट अ वेरी सॉरी फिगर। और इत्तेफाक से हुआ यही, अप्रैल 2015 में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप बिहार में आ गया, और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स तैयार थे शायद। नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं 2015 की, तो काठमांडू वाला जो है, काठमांडू वाला उस अर्थक्वेक की आप बात कर रहे हैं। तो उसमें बहुत कम रिकॉर्ड्स हम पे, शायद अगर हमें 100 रिकॉर्ड मिलने थे तो शायद 4-5 ही रिकॉर्ड मिले। एक तो मुझे रुड़की में रिकॉर्ड मिला, एक आध दिल्ली में मिले, और बहुत थोड़े से शायद मतलब जो सेंसर्स थे काम ही नहीं कर रहे थे। काम ही नहीं कर रहे थे, और वो भी हमने नहीं लाया, इंडिया मेट्रोलॉजी, इन्होंने NCS वालों ने अपनी टीम भेजी, उन्होंने उस रिकॉर्ड को निकाला। बहुत कम रिकॉर्ड्स मिले। मतलब आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में जहाँ तक मुझे मालूम है कोई काम नहीं कर रहा, पूरी तरीके से ठप हो गया। अच्छा सर, एक और चीज़, जब मैं आपसे मिला था उन दिनों रुड़की, IIT रुड़की में, तो आपने एक और चीज़ बताई थी कि प्रेडिक्शन कि अर्थक्वेक अगर आएगा और हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास वक्त होगा कि हम लोगों को प्रेडिक्ट करेंगे कि आप जल्दी से बाहर निकलें। अब आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और यही चीज़ वेनेजुएला में भी हुआ है। अभी वेनेजुएला में जब अर्थक्वेक आया था, उससे कुछ सेकंड पहले, शायद 5 सेकंड पहले, हर आदमी के मोबाइल में बजर बजने लगा था, अर्थक्वेक इज़ कमिंग, अर्थक्वेक इज़ कमिंग। वो गूगल वालों ने एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया था, वो एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एपिसेंटर बहुत पास था, इसलिए इस अर्ली वार्निंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक्सेप्ट दैट एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट हो गई कि ऐसा हो सकता है, बताया जा सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट किए गए, और दिस वाज अप्रिशिएटेड। तो ये वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला का तो छोड़िए, रुड़की में 2013 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग का, जिसमें कि हमने 100 सेंसर्स गढ़वाल में लगाए, जो कि रियल टाइम में डेटा, और लो कॉस्ट सेंसर्स थे, हमने ताइवान से प्रोक्योर किए थे। पूरे गढ़वाल में हर 10-15 किलोमीटर में एक सेंसर था, और वो सेंसर रियल टाइम में डेटा रुड़की भेज रहा है, अभी भी भेज रहा है। और रुड़की में हमारे कंप्यूटर्स जो है उसको मॉनिटर करते हैं उसको रियल टाइम में, और अगर देयर आर एल्गोरिथम्स, उन एल्गोरिथम्स हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक का साइज़ कितना बड़ा है, कितने मैग्नीट्यूड का होगा, क्या होगा, किस साइज़ का है। तो जो पहला सेंसर रिकॉर्ड करता है, उसके 10 सेकंड के अंदर हम वार्निंग इशू कर सकते हैं। अच्छा, जो पहला, जहाँ एपिसेंटर के जो नियरेस्ट स्टेशन होगा, इसलिए डेंसिटी ऑफ सेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसर्स हैज टू बी प्लेस्ड नियर टू एपिसेंटर, जहाँ एपिसेंटर सब जगह सेंसर, तो वहाँ के जो पहला सेंसर रिकॉर्ड करेगा, उसके 10 सेकंड के अंदर हम वार्निंग इशू कर सकते हैं। तो 10 सेकंड में एस वेव्स जो है 30 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएंगे इस बीच। मतलब एपिसेंटर अगर कुमाऊं में है
तो वहां से 30 किलोमीटर तक तो एस वेव्स डैमेज करती है, पी वेव डैमेज नहीं करती, मतलब सरफेस वेव सरफेस वेव्स। तो उस समय तक जब तक हमने वार्निंग इशू की 30 किलोमीटर तक तो एस वेव्स पहुंच गई, हम वार्निंग इशू नहीं कर पाए। तो जो लोग 30 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं उनको तो पता भी नहीं चला, जहां एपिसेंटर है वहां कोई आप वहाँ वार्निंग हम नहीं दे कुछ सकते। नहीं दे सकते। और 30 किलोमीटर से आप 20-25 किलोमीटर तक भी वार्निंग टाइम बहुत कम है, बहुत तो कम है, 2-3 सेकंड। तो मेरा अपना मानना है कि 50-60 किलोमीटर तक एपी सेंटर से अर्ली वार्निंग का एडवांटेज बड़ा लिमिटेड है, या बहुत लिमिटेड है, नहीं भी मान कह सकते हैं आप उसको। लेकिन 60-70 किलोमीटर के बाद जबकि वार्निंग टाइम 25-30 सेकंड हो जाता है या 20 सेकंड से ऊपर हो जाता है, तब ये जान बचाने के लिए बहुत मुफीद तरीका है। 20 सेकंड की वार्निंग टाइम बुरी नहीं होती जान बचाने के लिए। 100 लोगों में से 40-50 लोगों की जान बच सकती है। अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आया, बड़ा earthquake आया मान लिया और- उत्तराखंड में और दिल्ली जैसी जगह पर, हम मान दिल्ली सकते हैं में हम 80 सेकंड की वार्निंग दे पाएंगे, 80 सेकंड की। 80 सेकंड की वार्निंग दे पाएंगे। अब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एपिसेंटर से, वार्निंग टाइम आपका बढ़ता जाएगा। तो 80 सेकंड तो बहुत ठीक ठाक बहुत टाइम टाइम। हुआ। अच्छा, और अगेन जब बिल्डिंग गिरती है तो ऐसा नहीं गिरती कि बिल्डिंग आई और बिल्डिंग गिर गई। डैमेज धीरे धीरे होता है, इट टेक्स 10-15 सेकंड्स। एस वेव आने के भी 10-15 सेकंड के बाद कोलैप्स शुरू होगा। अच्छा, जो अगर ऐसा होता है 80 सेकंड पहले वार्निंग मिल गई, फिर तो 10-15 सेकंड बिल्डिंग हिली, कोलैप्स हो रही है, तो कोलैप्स होने में भी उसको 10-15 सेकंड लगते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 100 सेकंड का 100 टाइम सेकंड मिलेगा। का टाइम आपको मिल सकता है दिल्ली में, अगर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम चालू कर दें तो। तो जो आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम का, हाँ उसका अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा चालू है IIT रुड़की में, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट मोड में काम कर रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको कि 2-3 टेक्निकल स्टाफ, 1-2 रिसर्च स्कॉलर चला रहे हैं। शाम को 6 बजे दरवाजा बंद करके चले जाते हैं, ऑल्दो कंप्यूटर चलता रहता है, वार्निंग सिस्टम चलता रहता है, लेकिन कोई वहाँ पर मौजूद नहीं। नहीं, तो ये जो अर्ली वार्निंग का आपने उस टाइम पर बताया था, उसको वक्त हो चुका है जब आपसे मैं मिला था, और आज 2026 हो चुका है। तो क्या सरकार को नहीं लगता है इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसको जो है हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और इतना बड़ा खतरा आपके सर पे मैं खड़ा इस हुआ चीज़ है? में बहुत कोशिश की, मैंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, मैंने PM ऑफिस तक चिट्ठियाँ लिखी, मेरी PM ऑफिस में मीटिंग्स हुई, PM ऑफिस ने उसको कहा कि होना चाहिए, और NCS जो नेशनल सेंटर ऑफ साइस्मोलॉजी है, जिसको कि ये काम करना है, उसको हिदायत दी गई कि ये काम करिए, लेकिन उसके बावजूद भी NCS में काम नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं के बराबर हो रहा है। मतलब वो सिंपल जो है, कोई भूकंप आएगा उसका मैग्नीट्यूड बता देंगे हाँ, इतना नहीं हो गया, है, इतना इसमें हो अर्ली गया। वार्निंग में भी उन्होंने पिछले 6 महीने पहले कुछ छोटा सा काम शुरू किया है। मेरा ही एक स्टूडेंट था, उसने काम शुरू किया है। नहीं, जब IIT रुड़की उस पर काम कर रही है, वो प्रोजेक्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एडवांस स्टेज में है, सारी चीज़ें आपके सामने नहीं, हैं। एक चीज़ इतने एडवांस स्टेज में है कि एक अर्थक्वेक 5.5 मैग्नीट्यूड का, 2 अर्थक्वेक्स 5.5 मैग्नीट्यूड के आए तो नेपाल में थे, बट लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंटेड रीजन से बहुत पास। हमारा इंस्ट्रूमेंटेड रीजन तो उधर पूरे उत्तराखंड में अप टू कुमाऊं पिथौरागढ़ तक है, तो वहाँ से शायद 20-30-40 किलोमीटर दूर पर ही भूकंप था। हमने मोबाइल फ़ोन से वार्निंग्स इशू की, और मोबाइल फ़ोन के, मेरे मोबाइल फ़ोन में रुड़की में, दिल्ली में वार्निंग आ गई, क्योंकि मैंने कनेक्ट कर रखा है ऐप, मेरे ऐप में वार्निंग आ गई, और अच्छा खासा 10-15-20 देहरादून में अच्छा खासा 30-40 सेकंड पहले वार्निंग आई। और एक नहीं 2 ऐसे अर्थक्वेक हुए, और दोनों ही अर्थक्वेक वेल रिपोर्टेड है, वेल पब्लिश्ड है। दोनों को इन दोनों अर्थक्वेक में जो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम में परफॉर्मेंस थी, उसको हमने टेक्निकल पेपर में पब्लिश किया हुआ है। अच्छा, उसको पब्लिश भी किया हुआ, पब्लिश भी किया हुआ। मैंने ये नहीं कहा, आप ये नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ इसलिए सही है, इट्स अ पब्लिश्ड वर्क। पब्लिश पर। सर, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जब तकनीक या इंटरनेट एक ऐसी दुनिया मुहैया करा रहा है कि IIT रुड़की एक ऐप बना ले, ऐप बना होगा मेरे बना हिसाब है, से, ऐप बना है। तो अब उसमें जो है, जो फंडिंग है भाई, सरकारी तरीके से चल रही है सारी। जैसे अटल जी का एक कहना था कि सारी सरकारें एक ही जैसी होती हैं, सरकार जो काम करती है वो एक ही जैसा करती है। देखिए, मैं तो आपको हमारा कहना है क्या उसमें जो है, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस तरह का प्रोजेक्ट किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट को देना कोई बहुत अकलमंदी नहीं होती है। एक प्रोजेक्ट जिसमें कि लाखों लोगों की जान की बात है, यहाँ पे बचाई जा सकती है,
काफ़ी पैसा इन्वॉल्व है, एक एकेडमिक प्रेशर से, मैं प्रोफेसर था तो मेरे पास टीचिंग का काम था, मेरे पास रिसर्च थे, मेरे पास एमटेक स्टूडेंट थे, मेरे पास पीएचडी स्टूडेंट थे, और एक ये प्रोजेक्ट भी था। तो मैं तो बहुत शिद्दत से मैंने काम किया इसमें, लेकिन कोई अगर पीआई इसमें शिद्दत से काम नहीं करता और ये प्रोजेक्ट ने अर्थक्वेक आया, बड़ा अर्थक्वेक वार्निंग इशू नहीं हुई, तो इस प्रोजेक्ट, इस पीआई की, इस प्रोफेसर की कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों कहेगा साहब मेरा काम तो पढ़ाने का है, ये तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है। तो मतलब इसके लिए पूरा सेटअप होना चाहिए, पूरा सेटअप होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक आदमी होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जिसका काम ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम चलाना है, वार्निंग इशू करनी है, वार्निंग इशू करनी है, और अच्छी इशू हो गई तो आपकी शाबाशी, नहीं इशू हुई तो आपको तो पब्लिक कहीं ना कहीं दौड़ा लेगी कि दौड़ा, भाई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं दी, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और दे दी तो शाबाशी, वो बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो अर्थक्वेक ये कहा जाता है कि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ये तो बात सही है, कमोबेश सही है, लेकिन इसका जब अगर कोई इंसिडेंट हो गई उसके बाद वार्निंग दी जा सकती है, और इसका हमारे पास एक अच्छा खासा एक सेटअप बनाया जा सकता है। मतलब अगर हम देखें तो आईआईटी रुड़की ने काम किया, इसी तरीके से और भी इंस्टीट्यूशंस ने काम किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या वो सारे मिलकर ये जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार पर, कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं क्या? सर 2018 में नेशनल डिज़ास्टर ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, एनडीएमए ने, एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक कहा कि आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, पूरे देश में एक बहुत हाई डेफिनेशन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनना चाहिए, और काफ़ी अच्छा पैसा सिर्फ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए ईयरमार्क किया गया, और ये काम एक दिल्ली की कंपनी है उसको दिया गया। उस कंपनी में मुझे भी उसने रखा, मुझे भी हायर किया, कुछ थोड़ा बहुत पैसे भी दिए कि साहब लेट अस सिट डाउन एंड मेक ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम लोगों ने बहुत शानदार, बहुत इवन अ माइन्यूटेस्ट डिटेल कि हमें क्या करना है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग के लिए, करीब 2000 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया, और साहब उस डॉक्यूमेंट की वो हालत कर दी गई, उस पर उल्टे सीधे सवाल, ऐसे ऐसे सवाल जिनका कि कोई मतलब ही नहीं है अर्ली वार्निंग सिस्टम से, एक नहीं 40-50। और जब हमने लिखा कि साहब ठीक है आपके सवाल हैं, लेट अस सिट डाउन इन फ्रंट इन ए टेबल एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, उसके लिए तैयार नहीं है। मतलब सवाल खड़े कर दो, जवाब नहीं सुनना हमें। एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाज पुट इन अ डस्टबिन, शायद किसी अलमारी के ऊपर, एनडीएमए की अलमारी के ऊपर धूल खा रही होगी आज के दिन। तो सर ये दिस इज सिस्टम, एंड वी नो व्हाई दिस हैज बीन डन, बिकॉज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, भाई इम्प्लीमेंट तो किसी सरकारी एजेंसी को करना था, दे डिडंट वांट टू डू इट, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो आखिरकार ऐसा क्या है कि वो नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे। और मान लिया नहीं करना चाहते हैं तो कैसे अकाउंटेबल उनको ठहराया जा सकता है? नहीं करना चाहते क्योंकि काम मुश्किल है थोड़ा सा, तो भाई इट हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, मतलब मिशन मोड से और जिम्मेदारी के भाव से, और जिसे कहते हैं मिशन मोड में, जैसे कि आपको लगना पड़ता है, जिसमें आपको अपना दिल से पूरा काम करना पड़ता है, वो जज्बा नहीं है। तो सर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बड़ा खतरा खड़ा हुआ है उत्तर भारत के ऊपर या नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, या जो भी इस तरीके की मैंने इस चीज़ में थोड़ा सा मैं और आगे बोलूँगा। मैंने इस चीज़ के लिए कहा था कि देखिए, अगर किसी भी महकमे में जज्बा नहीं है तो हम इतनी बड़ी चीज़ को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, दूसरा महकमा रह दे। किसने कहा है कि महकमा ए ही ये काम करेगा? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मतलब भाई जिम्मेदारी तो सीधी सी एनसीएस के, नेशनल सेंटर ऑफ साइंसोलॉजी की है। वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंसेज तो कहेगी साहब हम तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमें क्या लेना देना। नहीं, अर्थ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं। तो क्या करेगा वो? तो वो लोग नहीं करना चाहते, एनसीएस वाले नहीं। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का भी यही काम है, वार्निंग दे देना। केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई, क्या वार्निंग दी गई, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, सबके सामने है।
नहीं, मेरा कहना कुछ और है। मैंने कहा अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल, देखिए फाइनली इट एंड्स अप दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल विल हैव टू डू दिस थिंग। उस ग्रुप ऑफ पीपल में जज्बा होना चाहिए और ये होना चाहिए कि हम करेंगे, और हमें दिखाई दे रहा है कि वो लोग नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है कि दैट ग्रुप ऑफ पीपल डज नॉट वांट टू डू दिस वर्क, देन द गवर्नमेंट शुड लुक आउट फॉर अनदर, ना उनको कुछ निकाल तो सकता नहीं है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में देयर इज अ complete group on disaster management. In fact, there is a place called National Center for इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, नेशनल डिजास्टर सेंटर, एक डिजास्टर सेंटर बना हुआ है वहाँ पे, जो कि इन द इवेंट ऑफ प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर एक्ट्स, तो देयर आर सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर डिजास्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक पूरा डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डिजास्टर पे, और वो लोग बहुत, मतलब उनके पास पावर है, उनके पास काम करने का सलीका है, क्यों नहीं इस काम को उनसे करवाया जाता? मतलब ये जिम्मेदारी उनको दी जाए, उनको दी जाए। मैं तो बहुत कन्विंस्ड हूँ कि नेशनल सेंटर ऑफ साइस्मोलॉजी ये काम नहीं कर सकता, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाना चाहिए। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ इस बात में। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम बनना है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बन सकता है, नेशनल सेंटर ऑफ साइस्मोलॉजी वाले नहीं बना सकते इसको, जैसा कि आज के दिन है, अनलेस कोई बहुत भारी फेरबदल इस महकमे में हो जाए। सर, ये तमाम जानकारी देने के लिए कुछ और भी बताएंगे आप, अगर कुछ कहना चाह रहे हो? मैं बस एक बहुत आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मुझे नहीं लेना देना कि होम मिनिस्ट्री कर रही है, कि मौसम विभाग कर रहा है, कि अर्थ साइंसेज कर रही है, सिस्मिक सेंटर कर रहा है, हमें इस पसड़े में नहीं पड़ना है। तो ऐसे कॉमन आदमी के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे अपना मकान बनवाना है, मैं कैसे जो है इस तराई वाले इलाके में? फिर वही कहूँगा, फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड कोड। एक ये रामबाण है आपको अपना घर बचाने का, आपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड को फॉलो कर लिया तो ये तो पक्का है कि आपकी जान नहीं जाने वाली है। घर टूट जाए चाहे कुछ हो जाए, जान नहीं जाएगी, कोलैप्स नहीं होगा आपका। ये एक रामबाण है जिसको कि हमें हर हालत से फॉलो करना है, और यही सरकार से उम्मीद की जाती है कि ये चीज़ बताई जाए, ये चीज़ उसको, भाई पब्लिक क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि उनको मालूम नहीं है बेचारों को, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड का जो है आप फॉलो करिए, बिल्डिंग कोड जो है, बिल्डिंग कोड फॉलो कीजिए। घर बनाने में नॉर्मल घर बना रहे हैं तो लिंटल बैंड लगाइए, कॉर्डर स्टील लगाइए, कहीं कहीं रिकमेंडेड है टॉप बैंड, अगर लूज सॉइल है तो नीचे वाला बैंड जो होता है बेस फ्लोर बैंड, तो वो लगाइए। वो कोड में लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को एजुकेट करने से अच्छा है जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो घर बनाते हैं, उनको एजुकेट करिए कि भाई ये लगाना बहुत लाजमी है, तो उससे जान बच सकती है, उससे जान बच जाना। तो सर आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर अशोक जी जिन चीज़ों पर बात कर रहे थे वो आम आदमी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूकंप का खतरा लगातार बरकरार है। हिमालय भारत का मुकुट है, लेकिन हिमालय कब सरदर्द बन जाए यह कोई नहीं बता सकता है। और जो वैज्ञानिक हैं बार बार कह रहे हैं कि यह बड़ा भूकंप आ सकता है, चाहे वो कुमाऊं का इलाका हो, गढ़वाल का इलाका हो, या हिमाचल का इलाका हो, या कश्मीर का इलाका हो। ऐसे में तैयारियां पूरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ आम आदमी की अगर हम बात करें, अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इंडियन कोड जो स्टैंडर्ड हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। जो बिल्डिंग कोड है तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका नुकसान कम होगा। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।